सिमट रही ये बस्तियाँ गोद में तराई की, थारू के बसेरे, बातें बुकसार की, बातें बुकसार की। सिमटती बस्तियाँ, सिमटती बस्तियाँ, सिमटती बस्तियाँ, सिमटती बस्तियाँ, सिमटती बस्तियाँ, सिमटती बस्तियाँ। जनजाति के वैवाहिक अवसरों पर गाए जाने वाले ये मंगल गीत इस बात का प्रमाण है कि हिंदू धर्म की अन्य जातियों के अनुरूप विवाह गीतों की परंपरा यहाँ भी है। इस समानता के साथ साथ वैवाहिक संस्कारों के संबंध में वैचारिक भिन्नता भी देखने को मिलती है। जनजाति के लोगों में पहले विवाह सांसारिक संस्कार नहीं माना जाता था, मात्र एक अनुबंध था। परिणाम स्वरूप तलाक और विधवा विवाह सामान्य बातें हुआ करती थी। प्रारंभ में इनमें विवाह के लिए कोई नियमित संहिता भी नहीं थी। किसी भी परंपरा से वैवाहिक संबंध को अपना लिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे विवाह का विकास विविध और बहुस्थायी हुआ। थारू जनजाति में कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जैसे हथिया लेना, खरीदना, डोला और बहुर विवाह। लेकिन वर्तमान में विवाह की संस्था परिमार्जित हुई है और कई प्रकार के अन्य विवाह प्रचलित हैं। कुछ के स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया है। हमारे यहाँ बचपन में ही एक दिखनौरी हो जाती, जिसे सगाई बोलते हैं। तो माँ बाप की मर्जी से ही बचपन में सगाई हो जाती है और सगाई में उस समय खूब खाना पीना और ये खूब चलता है, खुशी होती है। लड़की वाले जो हैं लड़का देखने के लिए जाते हैं और जब लड़की लड़के शादी योग्य हो जाते हैं तो एक बीच में जो शादी तय करवाता है उसको हमारे आम भाषा में मजपतिया बोलते हैं। वो मजपतिया लड़की वालों के यहाँ जाता है, लड़के वालों को लेके, जिसे ब्याह पूछना कहते हैं। उसमें कुछ मिठाई और कुछ और चीज़ें भी जाती हैं। तो जब लड़की वाला तैयार हो जाता है तो उसके बाद फिर दिन रखने के लिए जाते हैं, मतलब कौन सी डेट को शादी संपन्न होगी, इस तरह कार्यक्रम उस दिन तैयार होता है। और उस दिन जो होता है लड़की और लड़के दोनों पक्ष के परिवार के लोग भी इकट्ठे होते हैं और उस दिन एक हमारे एक परंपरा रहती है। उस दिन जो है बुजुर्गों से चली आई है परंपरा, एक मेढ़ा लड़ाते हैं उस दिन। तो जैसे लड़की वाला अगर एक बोतल लाएगा तो लड़का वाला 2 बोतल देगा, या वो 1 किलो मिठाई लाएंगे तो लड़का वाला उसका दूना देगा। इस तरह का मेढ़ा लड़ाई भी होती है। उसमें हंसी मजाक और अपना काफ़ी मौज मस्ती होती है। तो उसके बाद फिर जब दिन तय हो जाता है तो उस दिन फिर बारात आती है और जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार शादी संपन्न होती है। ये लोग विवाह माघ मास या फागुन में करते हैं। इन लोगों में विवाह करने वाले मध्यस्थ को मजपतिया कहा जाता है। सगाई की रस्म को दिखनौरी कहते हैं और प्राचीन काल में दिखनौरी की रस्म बचपन में कर दी जाती थी। कभी कभी तो गर्भावस्था में ही दिखनौरी हो जाती थी। सगाई की रस्म का रिवाज हर में के समान बुक्साओं में भी है। बुक्साओं का अपना अलग ढंग है।
जब हम शादी को दिन रखे हैं तो पंडित आप बुलाने हैं, पंडित आवे हमारे घर, पंडित देखे दिन छांटे है कि कौन सी दिन शादी हो देगी, तो फिर हम रज्जगो करेंगे। रज्जगे को दिन धरे तो रज्जगो कर को सवेरे को हमारे तेल चढ़े, दूल्हो हो चाहे दुल्हन हो गए अपने अपने घर। फिर जा दिन तेल चढ़े वो बादिन से ही काट को लाएंगे, मढ़ऊ जिसको बोले पुरानी भाषा में। और से ही काटे हमारे सेमर के पेड़ को सब जाने नहीं, सेमर की से ही गड़े, अब भी गड़े जब भी गड़े। और जब से ही गड़ को फिर दूसरे तीसरे दिन को हमारी बारात जाए, तीसरे दिन को जाए बारात। फिर को सबई दूल्हा सजे है, सबई कछु हुए, नाच गाने भी हो में है, पुराने रस्म में सब कछु करे हैं। विवाह योग्य होने पर डाली की रस्म अदा होती है, जिसमें वर पक्ष के यहाँ मिठाई, मछली, गुड़ आदि ले जाती हैं। इसके बाद मेहरा लड़ाई और उत्सव की रस्म होती है। दोनों पक्षों में रुपयों की प्रतियोगिता के बाद शादी की तारीख तय की जाती है। विवाह की तिथि नजदीक आने पर वर पक्ष की 7 कन्याएं और कन्या पक्ष की 5 कन्याएं तालाब से शुद्ध मिट्टी लाती हैं और महिलाएं अपने अपने यहाँ चूल्हे का निर्माण करती हैं। विवाह की तिथि के 2 दिवस पूर्व शगुन के चूल्हे बैठाए जाते हैं। बारात आने पर दूल्हे को इसी चूल्हे में बना हुआ भोजन खिलाया जाता है और दुल्हन के ससुराल पहुंचने पर दोनों को इसी चूल्हे का भोजन खिलाया जाता है। विवाह से पूर्व परिवार की महिला मुखिया ग्राम देवता की पूजा अर्चना करती है और इनसे मनौती मांगती है कि विवाह वगैरह शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। वर पक्ष द्वारा बैंड बाजे के साथ भी पूजा की जाती है, जबकि कन्या पक्ष की ओर से सादगी से ग्राम देवता की पूजा अर्चना होती है। संध्या काल सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न कर भूमसेन पूजा में ग्रामवासियों को आमंत्रित किया जाता है। कन्या व वर पक्ष में हल्दी की रस्म अन्य हिंदू धर्म के अनुसार की जाती है। वर पक्ष में बहनें हल्दी की रस्म अदा करती हैं और वहां से कन्या पक्ष में भेजी गई हल्दी को कन्या की भाभियां वधू के हल्दी लेप करती हैं। थारुओं में अन्य वैवाहिक संस्कार भी पूर्ण रीति रिवाज के अनुसार संपन्न होते हैं। थारुओं में पूर्व में पाणी ग्रहण संस्कार दूल्हे के बहनोई और दुल्हन की भाभी कलश में तेल और घी का दीप प्रज्वलित कर अग्नि के 7 फेरे लगवाकर संपन्न कराते थे, लेकिन अब अधिकांशतः पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराए जाने लगे हैं। हमारे यहाँ पर ना शादी होता है तो बारात आता है, तो फिर कर्ज लेते हैं दुल्हन की भाभी, कर्ज लेते तो मूड में रखते हैं लोटा रख है, तब फिर दूल्हा के जीजा से पैसा मांगते हैं, तो 5 रुपया भाई, चाहे 1.25 रुपया भाई, चाहे 101 रुपया भाई, मतलब जो उनको होता है वो लेते हैं। फिर दूल्हा के जीजा से मांगते हैं कपड़ा कि नई दुल्हन के कपड़े दो, तब दे कपड़े फिर नई दुल्हन को पहनाते हैं, पहनाएगा फिर कन्यादान होता है, फिर कर्स रखते हैं, कर्स रख कर फिर बाका जो लगता होता है वहाँ में डालो को बग पहुँचते हैं, फिर पहुँच के बाका एक जगह रखते हैं। और जो पानी होता है, जो कन्यादान लेते हैं, जो पानी होता है बस सब मतलब बस पहुँच गए, फिर कठुआ रखते हैं, कठुआ है, डालो है, पुटली है, कर्स है, मतलब सब एक हट्टे ही रखते हैं। तब फिर उनकी भौरी पड़त है दूल्हा दुल्हन की, तो दूल्हा को जीजा और नई दुल्हन की भौजी। तो पहले दूल्हा का निगाह मांगी, 5 फेरा,
फिर नहीं दुल्हन को घुमा मंगी दी फेरा तो फिर ब्याह ही गो। दुल्हन के ससुराल में आने पर गांव मुखिया सबके सामने बहूजू की घोषणा करता है, यानी कि दुल्हन को उस घर परिवार और गांव की बहू के रूप में मान्यता मिल जाती है। बहूजू एक ऐसा संस्कार है जिसके बिना विवाह को मान्यता नहीं मिलती है। इसके बाद ही समस्त संबंधियों, निम्हारियों और ग्रामवासियों के भोज के पश्चात नृत्य आदि के कार्यक्रम होते हैं और फिर अगली सुबह निम्हारियों के साथ दुल्हन को उसके मायके विदा कर दिया जाता है। विवाह के पश्चात दुल्हन के अपने ससुराल में प्रथम आगमन को चालू कहा जाता है, जिसे आम देशज भाषा में गौना कहते हैं। पूर्व में जब विवाह माघ महीने में होता था तो चालू चैत के उजाले पक्ष या फिर बैसाख के उजाले में होता था, लेकिन आजकल तुरंत चालू का प्रचलन हो गया है। लगभग 30-40 वर्ष पूर्व तक विवाह के 1 वर्ष पश्चात धरी का आयोजन किया जाता था और पशु बलि करके ग्रामवासियों को प्रीति भोज के रूप में सूर्य निकलने से पूर्व खिलाया जाता था। परंतु अब ये प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। थारुओं में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित हैं और रीति रिवाज भी भिन्न हैं। अधिकांशतः ये लोग अंतर्विवाही होते हैं और अपने ही समुदाय में विवाह करना पसंद करते हैं। एक विशेषता ये भी है कि लड़के और लड़कियों की स्वतंत्र इच्छा का कोई महत्व नहीं है, मात्र परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखी जाती है। दहेज प्रथा के रूप में 1 रुपया और 1 धोती देने की प्रथा थी। इनके यहाँ खर्चा विवाह की भी परंपरा है। इस प्रकार के विवाह में कोई रीति रिवाज नहीं माना जाता है, मात्र धन के लेन देन का ही कन्यादान कर दिया जाता है। ये एक प्रकार का डोला बेचना कहलाता है। अब ये प्रथा नाम मात्र की ही रह गई है। जैसे कोई लड़की वाला बहुत गरीब तबके का है, वो शादी का खर्चा झेलने के लायक नहीं है, तो वो शादी करने के बजाय बाकी कार्यक्रम तो पूरे होते हैं, मगर जो शादी का खर्चा होता है, जिस तरह से धूमधाम होती है, वो नहीं होता। तो वो लड़का पक्ष से कुछ सहयोग लेकर अपने लड़की को लहड़ू में बिठा देता है, डोली में नहीं बिठाते हैं। और ना ही उनके वहाँ भौंरी पड़ती है, वो डोला जो है लड़के वाले के यहाँ जाके भौंरी पड़ती है, तो उसको डोला बोलते हैं। उधरा विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह है। इसमें पहल लड़की की ओर से होती है, जिसे पति रूप में ग्रहण करना होता है। उसकी ओर से वे दर्पण दिखलाती है। इस परंपरा के अनुसार किया गया विवाह कुछ समय बाद सामाजिक मान्यता प्राप्त करता है। विधवा विवाह की परंपरा भी जनजाति में देखने को मिलती है। बाल विवाह की परंपरा पूर्व में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। अबोध अवस्था में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, लेकिन विरागमन की रस्म पूरी होने तक कन्या के साथ कोई न कोई महिला या अन्य कोई संबंधी वर के घर में रहता था। अनमेल विवाह प्रथा भी थारुओं में अत्यधिक प्रचलित है। बाल विवाह, साली विवाह, भाभी विवाह, इन सब में ही पुरुष लड़की की अपेक्षा प्रायः अधिक छोटा या अधिक बड़ा ही होता है। बुक्साओं में भी इस प्रकार की परंपराएं देखी जाती हैं।
बुक्सा समुदाय में शादी होती थी तो लड़का 15-16 साल, लड़की 15-16 साल मेरे हिसाब से रिश्ता देखा जाता था। उसमें इतना अंतर था, बड़े बूढ़े मान के चलते थे हमारे बुजुर्ग, जैसा कि कहते हैं कि अगर 15 साल की लड़की है, बाल विवाह वाली बात आई, अगर 12 साल की लड़की है, लड़का है जी 15 साल का, तो उसका गौना, हमारे बुक्सा में गौना मान के चलते थे। तो वो आइडिया लगाते थे कि 2 साल में लड़की बालिग होगी, रहन सहन के लायक लड़के के साथ, तो 2 साल या 6 महीने का गौना रोक देते थे, जिससे लड़की अपने मैके में रहती थी। जब उस लायक हो जाती थी कि अब ये बालिग हो गई, उसके बाद में गौना करते। हमारे बिरादरी में औरत विधवा हो जाती है, विधवा हो जाती है तो वो जो है अपना घर बसा सकती है, जैसे देवर है तो उसके साथ रह सकती है, रह तो सकती है, लेकिन इसकी फेरे भामरे ये चीज़ें नहीं पड़ती हैं, ये हमारे में परंपरा मानते हैं। ये कहा जा सकता है कि थारू और बुक्सा जनजाति में अनेक प्रकार की विवाह प्रथाएं प्रचलित हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार मान्य हैं। इनके विवाह में स्वाभाविक उल्लास है। रीति रिवाज, नीतियाँ, परंपराएं काफी सरल हैं। विवाह संस्कार संपन्न कराने के लिए किसी पंडित की भी आवश्यकता नहीं होती है। फेरा संस्कार भी स्वयं ही पूर्ण कर लिया जाता है। जनजाति में तलाक प्रथा भी प्रचलित है। तलाक होने का विशेष अधिकार महिलाओं को ही प्राप्त है। यदि वो अपने पति से संतुष्ट नहीं है तो उसे तलाक देने के लिए स्वतंत्र है। जैसे लोग आपस में लड़ाई होती है या गांव वालों से मियाँ बीवी की झगड़ा या घर ही में होता है, तो जैसे मान लो हम लोग पंचायत बोलते हैं, 4 आदमी की इकट्ठा करते हैं, तो जैसे मान लो सम्मान होता है 4 आदमी को इकट्ठा करके, तो जैसे मान लो जिसकी गलती है या मर्द की या औरत की, तो कहते हैं मर्द की गलती है तो मर्द के पल्ले बांध दो, औरत की गलती है तो औरत के पल्ले बांध दो। तो वो नहीं मानते हैं, या मर्द है या औरत है, कि मैं नहीं रुकूंगी, तब तो उनको तलाक देना ही पड़ता है। और मर्द कहेगा मैं नहीं रख सकती उसे, तो मर्द वो तलाक दे सकता है। जैसे मान लो पंचायत हमारी तुम्हारी नहीं हो सकती है, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लड़की को पंचायत से बाहर कर दो, तो 4 पंच बैठ के अपनी इकट्ठे बात करते हैं। जैसे मान लो लड़के वाले और लड़की वाले इकट्ठे हुए, तो जैसे मान लो लड़की नहीं रुकना चाहती है तो उससे कुछ नहीं बनेगा, और लड़का छोड़ेगा अपनी मनमर्जी से तो उसका दहेज भी चला जाएगा और उसे पैसे भी दे सकते हैं। थारू और बुक्सा जनजाति के वैवाहिक संस्कारों के संबंध में ये कहा जा सकता है कि इनके रीति रिवाज हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार होते हुए भी भिन्नता लिए हुए हैं। वर्तमान में जहाँ अन्य क्षेत्रों में नगरीय सभ्यता का प्रभाव इन जनजातियों में दिखाई देता है, वहीं विवाह से जुड़े हुए रीति रिवाज भी आसपास के वातावरण से प्रभावित हुए हैं। विकासशील सभ्यता के असर में जनजाति की अपनी वैवाहिक सभ्यता को अवश्य ही लुप्त होने के कगार पर खड़ा कर दिया है। परिवर्तन की इस दिशा में भले ही रस्मों रिवाजों में कुछ बदलाव आया हो, मगर गीत, संगीत, हर्ष और उल्लास आज भी ज्यों का त्यों है। मेरे